बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लुबना शहीन चैनल पे आप लोगों को खुश आमदीद। जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ दिए के बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप लोगों को आने वाली वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। स्टोरी स्टार्ट करते हैं। नागिन का इंतकाम। मेरा यकीन करो बेटा, मैंने कुछ नहीं किया, ज़ाहिरा बेगम ने बेबसी और बेचारगी से भरपूर लहजे में कहा। भला मुझे क्या ज़रूरत थी महानूर को मारने की? वो मेरी पोती थी और तुमने कैसे सोच लिया कि मैं अपनी पोती को मार सकती हूँ? पूरा टीवी लॉन्च ज़ारा बेगम की फैमिली से भरा हुआ था। इनके तीनों बेटे नुमान, अरसलान और फिजान, इनकी बीवियाँ अरम, शबाना और मोमना समेत इनकी औलाद भी जमा थी। यही नहीं, इंस्पेक्टर खावर और 3 लेडी कांस्टेबल भी वहाँ पर मौजूद थे। महानूर, अरसलान और शबाना की दफ्तर थी। जैसे ऐन इस वक्त जब सारी फैमिली एक नाइट प्रोग्राम में शामिल थी, बेदर्दी से कत्ल किया गया था। महानूर की उम्र कमोपेश 15 साल थी। महानूर को टीवी लॉन्च में ही कत्ल किया गया था। इस वक्त घर में ज़ाहरा बेगम और दीगर मुलाजमीन थे। सारे मुलाजमों ने अपनी आंखों से ज़ाहरा बेगम को महानूर का कत्ल करते देखा था। यही नहीं, सीसीटीवी कैमरे में रही से ही कसर पूरी कर दी थी। ज़ाहरा बेगम मुतवत्तर बज़ेद थीं कि वो बेगुनाह हैं, जबकि सबूत इनके मुतज़ाद थे। इतने सबूतों को सामने रखते हुए भला कोई कैसे ज़ाहरा बेगम की बात पर यकीन कर सकता था? मुलाजमीन ने फ़ौरन ही कॉल करके सबको बुला लिया था। अम्मी, इस घर में आप वो वाहिद हस्ती थी जो सबसे ज़्यादा हमारी बच्ची महानूर से मोहब्बत करती थी, तो फिर आपने क्यों ऐसा किया? अरसलान ने माँ के करीब खड़े होकर पूछा। माँ से ये सवाल करते हुए इसकी ज़बान थरथरा रही थी, आंखें अश्कबार थीं और दिल खून के आंसू रो रहा था। महानूर की लाश पोस्टमार्टम के लिए ले जा चुकी थी। ज़ाहरा बेगम अरसलान की बात सुनकर हैरत के समुंदर में मुताज़न होकर रह गई थी। इन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि इनका बेटा आज इन्हें कातिल करार दे रहा था। इनका मासूम सा दिल किरचियाँ किरचियाँ होकर रह गया था। अब इनके पास सिवाय इसके कि कोई चारा न था कि वो खुद को पुलिस के हवाले कर दें। लेडी कांस्टेबल ने ज़ारा का हथौड़ी लगाई तो इनके तीनों बेटों के दिल हलक को आन लगे। ये बात इनके दिल भी मानने को तैयार न थे कि इनकी माँ ये काम कर सकती है, लेकिन हक़ाइक़ व वाक़ियात बताते थे कि वो कातिल हैं। अगर वो वाकई कातिल हैं तो आखिर उन्होंने महानूर को क्यों कत्ल किया? हज़ारों सवालिया निशान बन चुके थे, लेकिन किसी के पास कोई हल न था। पुलिस ज़ाहरा बेगम को लेकर जा चुकी थी। सारी फैमिली सिर पकड़ के बैठी थी। महानूर की माँ और बाप दोनों की हालत बुरी थी। जिसे इत्तला मिलती जा रही थी, फैमिली के अफराद और जानने वाले इकट्ठे होते जा रहे थे। महानूर की डेड बॉडी जल्द ही इनके सुपुर्द कर दी गई, जिसे बिना किसी ताख़ीर के मनो मिट्टी थले दबा दिया गया था। ज़ाहरा बेगम को हवालात की नज़र कर दिया गया था। नाजों से पली बड़ी ज़ाहरा बेगम को हवालात जहन्नम के मुतरादिफ दिखाई दे रहा था। जिसके कदमों ने आज तक कच्ची ज़मीन पर पाँव नहीं धरा था, आज इसे हवालात के अंदर टूटे फूटे फर्श पर बैठना पड़ रहा था। बदबू के भभूखे इसके नथनों से मुतवातिर टकर रहे थे। जहाँ एक तरफ ज़ाहरा बेगम को इस अनहोनी पर हैरत थी, हकीकत यही थी कि उन्होंने अपनी पोती का कत्ल नहीं किया था, लेकिन जो सबूत थे इनसे इनकार कोई जवाज़ न था। सोच सोच कर इनके दिमाग की शरियानें फटी जा रही थी। रात के अंधेरे पर अभी तक दिन के उजाले ने अपना तसल्लुत कायम नहीं किया था। ज़ाहरा बेगम की आंखों से नींद कोसों दूर जा चुकी थी। हवालात के अंदर लगे मदकूक बल्ब की रोशनी बस ना होने के बराबर थी। ज़ाहरा बेगम सोचों के भनवर में बुरी तरह से फंसी हुई थी जब इनकी समाज से यकलख्त सांप एक फंकारी की बाज़ेगश टकराई। खौफ एक सर्द लहर ने इनके पूरे जिस्म वजूद को हिलाकर रख दिया। ज़ाहरा बेगम झरझरी सी लहर लेकर रह गई थी। तभी इनकी निगाह इस सांप पर पड़ी जो इस कोठरी में दाखिल हो चुका था। ज़ाहरा बेगम को अपनी मौत दिखाई देने लगी थी। ज़ाहरा बेगम सिमट कर दीवार से जा लगी थी। इनका पूरा वजूद वाइब्रेट कर रहा था। यही नहीं, पूरा जिस्म पसीने में शराबूर हो चुका था।
सांप रेंगता हुआ इनसे कुछ फासले पर फन फैलाकर खड़ा हो गया। ज़हरा बेगम की दहशत भरी निगाहें सांप पर मरकज़ थी। यकलख्त एक ऐसा वाक़या रुनुमा हुआ जिसे देखकर ज़हरा बेगम के कदमों तले से ज़मीन सिरक गई। इस सांप ने यकदम रूप बदला और अब इनके सामने सांप के बजाय मोमना, इसकी सबसे छोटी बहू, खड़ी इन्हें खा जाने वाली निगाहों से घूरे जा रही थी। शौक तो लगा होगा माँ जी, मोमना ने दांत पीसते हुए पूछा। तुम ठीक कह रही थी कि तुम कातिल नहीं हो, लेकिन अफसोस कि तुम्हारे सगे बेटों ने तुम्हें कातिल कहा था। तुम कौन? ज़हरा बेगम ने थरथराती हुई ज़बान से पूछा। बदनसीब कहीं की, देख तो चुकी हो कि मैं एक नागिन हूँ, इच्छाधारी नागिन। मोमना ने जवाब दिया, शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं ज़हरा बेगम, मैं वही हूँ जिसके शोहर को तुम्हारे शोहर ने गाड़ी थैले कुचल दिया था। अगर मैं वहाँ से न भागती तो तुम लोग मुझे भी अपनी नींद सुला देते। मैंने इसी दिन तय कर लिया था तुम्हारे ख़ानदान को तहस नहस करके रख दूंगी, और इसकी इब्तिदा मैंने तुम्हारे खावंद से की। इसके जिस्म में मैंने इतना जहर भर दिया था कि इसका जिस्म गल सड़ गया, तड़प तड़प कर मर गया। तुम्हारी पोती को मैंने तुम्हारा रूप धार कर ऐन इस वक्त मारा जब सब मुलाजिम देख रहे थे। तुम्हारी मौत पक्की है, लेकिन मरने से कबल तुम अपने पूरे ख़ानदान की तबाही का मंजर देख के मरोगी ज़हरा बेगम। इतना कहकर मोमना ने एक बार फिर नागिन का रूप धारा और जैसे आई थी वैसे ही पलट गई। ज़हरा बेगम की रगों में दौड़ता लहू जम कर रह गया था। इन्हें अच्छी तरह से याद था कि इस रोज़ मरने वाला नाग अपनी गलती की वजह से मरा था। तेज़ रफ्तार गाड़ी के सामने यकदम आ जाने की वजह से वो कुचला गया था। इन्हें अपने सुहाग की मौत भी याद थी। डॉक्टर ने कहा था कि इन्हें किसी जहरीले सांप ने डस लिया था, बल्कि चपकते में इनका सारा जिस्म काला पड़ गया था। जगह जगह अबले निकल आए थे। हालत इतनी दीगर गो हो गई थी कि फ़ौरन दफन करना पड़ा था। ज़हरा बेगम को इस बात पर ताव चढ़ रहा था जब इनके बेटे ने मोमना को घर लाकर इसकी रोदात सुनाई कि इसके माँ बाप गुजर गए हैं, वो अच्छी लड़की है और वो इससे शादी करना चाहता है। मोमना शक्ल सूरत के एतबार से काफ़ी खूबसूरत थी, बिलाचू इसे कबूल कर लिया गया था। इसके बाद इस ख़ानदान पर बुरे दिन शुरू हो गए थे। ज़हरा बेगम की आंखों में आंसू उमड़ आए थे। वो जानती थी कि कोई भी इनकी बात पर यकीन नहीं करेगा। एक लंबे अरसे बाद इन्हें अपने खालिक की याद आई। हाथ दुआ के लिए उठे, आंखों से आंसू का सैलाब जारी हो गया। यही वो हालत होती है जब अर्श व फर्श का मालिक, नीली छत वाला रहम और रहीम अपने बंदों की आहें सुनता है। ज़हरा बेगम की दुआ भी ऐन इस वक्त कबूल हो गई। ज़हरा बेगम को जेल भेज दिया गया। अदालती फैसले के मुताबिक इन्हें सज़ाए मौत सुना दी गई, लेकिन फैसले के दूसरे ही दिन इनकी फैमिली ने इन्हें माफ़ करके रहा करवा लिया। इस वक्त भी ज़हरा बेगम बार बार सबको यकीन दिला रही थी कि वो बेगुनाह है। रास्ते में ही इनके तीनों बेटों को मोमना की हकीकत बताई, जिसे सुनकर एक बार तो फिजान भड़क उठा, लेकिन फिर उन्होंने इनके सामने अपने खावंद की मौत का किस्सा बयान किया। घर जाने के बजाय गाड़ी को अंदरूनी शहर की तरफ मोड़ दिया गया। अभी तक कोई भी ज़हरा बेगम की बात पर यकीन करने वाला नहीं था। ज़हरा बेगम के कहने पर गाड़ी शहर की और मुर्शिद बाकिर शाह की रिहाइश की तरफ मोड़ी गई थी। मुर्शिद बाकिर शाह की उम्र 100 साल से तजावज़ कर चुकी थी। इनके पास नूरी ताकतें थीं। इनकी ज़िंदगी खिदमत खाल की नज़र हो चुकी थी। ज़हरा बेगम के घर आने पर इनके बेशुमार एहसानात थे। जिस वक्त वो लोग बाकिर शाह की रिहाइश पर पहुँचे, इस वक्त मुर्शिद बाकिर शाह घर पर ही मौजूद थे। सारी बात जब मुर्शिद बाकिर शाह को बताई गई तो उन्होंने काले रंग का एक धागा निकालकर फर्श पर फेंका और इन सब की तरफ मुतवज्जह हुए। मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, मुर्शिद बाकिर शाह बोले, लेकिन मैं कुछ देर एक वजीफ़ा करूँगा। अगर तुम्हारी बात सच हुई तो ये धागा सांप का रूप धार लेगा और ऐसा कुछ नहीं होगा। मुर्शिद बाकिर शाह की बात सुनकर सबकी तवज्जो इस धागे पर मरकूज़ हो गई। खासकर ज़हरा बेगम के पूरे वजूद में चींटियाँ सी दौड़ने लगी थी। वो मुतवत्तर यही सोची जा रही थी कि अगर ये बात गलत साबित हुई तो इनकी औलाद का इनसे हमेशा के लिए इतबार उठ जाएगा। हर गुजरते लम्हे के साथ ज़हरा बेगम को अपना लहू मुनहमिद होता मालूम हो रहा था। मुर्शिद बाकिर शाह मुतवत्तर कुरानी आयात का विर्द कर रहे थे, जबकि दूसरी तरफ वो धागा जूं का तूं वैसे का वैसा पड़ा था।
मुर्शिद बाकिर शाह ने यक लख्त पढ़ना छोड़ दिया और एक लंबी फूंक इस धागे पर मारी। सबकी निगाहें इस धागे पर मरकूज थी। फूंक मारने की देर थी कि धागे ने आनन फनन हरकत की। ये सब देखकर कदमों तले ज़मीन सबकी निकल गई। इनके सामने पड़े धागे की जगह एक चमकदार सांप फन फैलाए खड़ा था। मुर्शिद बाकिर शाह ने दोबारा इस धागे पर फूंक मारी। धागा अपनी असली शक्ल में आ गया। तो दोस्तों, बाकी की स्टोरी अगली वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।